नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये जो चैनल है हिंदी साहित्य को समर्पित है और हिंदी साहित्य से सभी एग्ज़ाम से जुड़े अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम विषयों को अलग अलग किताबों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। फ़िलहाल मैं दृष्टि की किताब से महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने ला रहा हूँ और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, कुछ जो है चीज़ें दूसरों से अलग है। आज हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, नई नई चीज़ों को देखेंगे और हम अपनी प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे, क्योंकि हमने 18 जून को एग्ज़ाम दे रखा है। इसलिए हम रिवीजन पर्पज़ से ही वीडियो डाल रहे हैं और रिवीजन ही करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सही चीज़ है अभी के समय के अनुसार। तो देखिए, एक सवा महीने का जो भी आपके पास समय है, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और अब खुद में जो बदलाव आएंगे, सुधार आएंगे, उसको भी ध्यान दीजिए। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं और चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो पहला है आप उसको ध्यान से देखिएगा और सही उत्तर लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा क्या है। और आपको पॉइंट जो दिए गए हैं इसके ऑप्शन वो यह है, हिंदी में प्राप्त पात्रों का उत्तर केवल अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाएगा। मतलब हिंदी में जो पत्र लिखे जाएंगे उनका उत्तर केवल इंग्लिश में दिया जाएगा, ये नहीं है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना, हाँ, ये बात कही गई है। और देखिए क्या है, अंग्रेजी संघ की राजभाषा है, ये बात भी हमें देखिए जानने को मिलती है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, आपको कौन सा सबसे सही लग रहा है इसमें देखने में। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, दूसरा हमें ठीक लग रहा है, तीसरा क्या है, अंग्रेजी संघ की राजभाषा है, तो ये बात भी थोड़ी सही नहीं लग रही है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए, देखिए बात क्या की जा रही है, ऑप्शन क्या है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो देखिए क्या है, इसका जो सही उत्तर है वो हम यहाँ देखेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा भी प्रयोग में लाई जाएगी। अतः इसका सही विकल्प जो होगा 2 होगा। देखिए, जो इसका विकल्प 2 है वह सही इसका उत्तर है। और देखिए, हम कुछ और चीज़ों को देखेंगे, ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम केवल एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन से हम 10 या 12 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। उस हिसाब से हम पढ़ाई करने वाले हैं। देखिए, 1963 की जो 3 धारा है वो है क्या। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत अधिनियमित है। इसका मतलब है कि सभी कागजात हिंदी और अंग्रेजी में साथ साथ जारी किए जाएंगे। वहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या था, केवल अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात की जा रही है। तो ये जो पॉइंट है याद करने वाला पॉइंट है और इससे प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं। तो आप ये जो है चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। और देखिए, प्रश्न दूसरा देखिए क्या है, निम्नांकित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो आप लोगों ने अगर हिंदी वो जो पढ़ा होगा भाषा वाला यूनिट, पहला यूनिट जो है उसको पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो मराठी है यह तो देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, और पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसकी जो लिपि है वह अलग है। और हिंदी जो है, हिंदी तो लिखी ही जाती है देवनागरी लिपि में, तो पंजाबी जो है देवनागरी में नहीं लिखी जाती है, वह लिखी जाती है गुरुमुखी में। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर रहेगा। देखिए, पंजाबी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में नहीं, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। और देखिए, हम थोड़े चीज़ों को और जानेंगे और देखिए प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं और किस आधार से बनते हैं इसको भी हम समझेंगे। मराठी भारत के महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक राजभाषा है। महाराष्ट्र के बहुसंख्यक लोग मराठी बोलते हैं। भाषाई परिवार के स्तर पर यह एक आर्य भाषा है। मराठी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह महाराष्ट्र और गोवा की राजभाषा है तथा पश्चिम भारत की सह राजभाषा है। मातृभाषियों के संख्या के आधार पर मराठी विश्व में 10वें और भारत में 3रे स्थान पर है। तो ये जो पॉइंट है याद करने योग्य है, इससे प्रश्न जो है बनाया जा सकता है। इसे बोलने वालों की कुल संख्या लगभग 10 करोड़ है। मराठी भाषा 2300 साल
कि अस्तित्व में है, मतलब इसका जो इतिहास है 2300 सालों से ये भाषा अस्तित्व में है। इसका मूल प्राकृत से है, जैसा कि आपको पता होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये अवस्थाएं हैं भाषा के विकास की। तो ये जो है इसका जो मूल है वह प्राकृत से हमें देखने को मिलता है। और देखिए वहीं नेपाली की बात की जाए तो नेपाली जो है नेपाल में बोली जाती है और कुछ हद तक बिहार में भी बोली जाती है, क्योंकि नेपाल और बिहार जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं। नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से एक है। नेपाली को भी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दर्जा दिया गया है। इसे खस कुरा खस भाषा या गोरखा खस भाषा भी कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी बनाया जा सकता है कि नेपाली को अन्य नाम से क्या जानते हैं, तो ये सारे इसके नाम हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। कुछ संदर्भों में गोरखिली एवं पर्वतिया भी नेपाली भाषा नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है और यह भाषा नेपाल की लगभग 45% लोगों की मातृभाषा भी है। नेपाल में 45% लोग जो हैं नेपाली ही बोलते हैं और अन्य दूसरी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, जैसा कि आपको पता है पंजाबी जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है। शाहमुखी एक हिंदी आर्यन भाषा है। इसके बोलने वालों में सिख, मुसलमान और हिंदू सभी शामिल है। जैसा कि आपको पता है सिंध प्रांत में जो भी मुसलमान और हिंदू रहते हैं वे सभी पंजाबी का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की 1998 की जनगणना और 2009 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत और पाकिस्तान में इस भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 9.13 करोड़ है। तो 9.13 करोड़ लोग जो है उस 2009 की जनगणना के अनुसार पंजाबी बोलने वाले लोगों की हमें जनगणना देखने को मिलती है। यह विश्व की 11वीं सबसे व्यापक भाषा है। विश्व की सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है 11वें नंबर पे जो है पंजाबी है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। ये भारत की राजभाषा है। हिंदी हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव, तत्सम आपको पता होगा जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव जो संस्कृत से बनते हैं शब्द और हिंदी में आ जाते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। और देखिए क्या है, खड़ी बोली किस वर्ग उपभाषा की बोली है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये खड़ी बोली जो है किस उपवर्ग उपभाषा की बोली है। तो खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की उपबोली, हमें पता है कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। राजस्थानी नहीं होगा इसका उत्तर, पहाड़ी भी नहीं होगा और पूर्वी हिंदी भी नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा वह होगा पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह खड़ी बोली है। खड़ी बोली वर्ग उपभाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है, जैसा कि हमें पता है। खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। इसी तरह उसमें फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है। खड़ी बोली से एक तात्पर्य उस बोली से है जिस पर ब्रजभाषा या अवधि आदि की छाप न हो, वह खड़ी बोली है। ठेठ हिंदी परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। ठेठ हिंदी क्या है? परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। और देखिए क्या है, अगर हम राजस्थानी देखें तो राजस्थानी क्या है? राजस्थानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है जिसका वास्तविक क्षेत्र वर्तमान राजस्थान प्रांत तक ही सीमित न होकर मध्य प्रदेश के कतिपय पूर्वी दक्षिणी भाग में और पाकिस्तान के बहावलपुर जिले तथा दूसरे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सीमा देशों में भी है। यह हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों का समूह हमें देखने को मिलता है। पहाड़ी देखिए, पहाड़ी जो है पहाड़ी बोली भारतीय आर्य भाषाओं से जुड़ी भाषाओं का एक समूह है जो मुख्यतः हिमालय के निचले क्षेत्रों में बोली जाती है। पहाड़ी का हिंदी में शब्दार्थ पहाड़ का है। इस समूह की 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वी पहाड़ी में नेपाली मुख्य भाषा है जो प्रारंभिक रूप से नेपाल में बोली जाती है। मध्य पहाड़ी भाषा उत्तरांचल राज्य में, पश्चिमी पहाड़ी देखिए क्या है, भाषाएं हिमाचल प्रदेश में और शिमला के आसपास बोली जाती है। जो पहाड़ी है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है।
पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो इन सभी वर्गों में अलग अलग राज्यों को लिया गया है। तो ये सारे राज्य जो है हमें याद होने चाहिए। कभी कभी बोली दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किस उपवर्ग की भाषा है, तो आप इसको याद करते चलिए और चीज़ों को बार बार देखते चलिए। अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो हिंदी का वे रूप जो भारत के पूर्वी भूभाग में बोला जाता है उसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम पूर्वी हिंदी कहते हैं। जैसे पूर्वी हिंदी हिंदी का वही क्षेत्र है जो प्राचीन काल में उत्तर कोसल और दक्षिण कौशल था। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अवधी और मध्य प्रदेश में बघेली तथा छत्तीसगढ़ी का सारा क्षेत्र आता है, अर्थात कानपुर से मिर्ज़ापुर तक और लखीमपुर की उत्तरी सीमा से दुर्ग बस्तर की सीमा तक के क्षेत्र में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। तो ये जो इस पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है और ये जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। तो ये जो क्षेत्र है आप इसको याद कर लीजिएगा कि पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो आप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए क्या है, प्रश्न है कि कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा अपभ्रंश जो है मध्य भाषा मतलब मध्यकालीन भाषा नहीं है। पाली की अगर बात करें तो ये शुरुआती समय की है। अगर हम देखें प्राकृत, तो प्राकृत हमें देखने को मिलता है हाँ कि ये मध्यकालीन समय की है। संस्कृत तो बिल्कुल ही शुरुआती समय की है, तो संस्कृत तो हो नहीं सकता। तो देखिए इसका जो उत्तर होना चाहिए वो मेरे ख्याल से प्राकृत होना चाहिए। बाकी इसमें दिया क्या है उसको भी देखते हैं। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल भाषा नहीं है। देखिए सॉरी, प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी भाषा नहीं है, तो संस्कृत तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल ही शुरुआती समय का है। और बाकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये तीनों के तीनों ही मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वह संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत जो है वह मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है, बिल्कुल प्राचीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं देखें तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये तीनों मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। और देखिए क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इस समय बुद्ध थे और बुद्ध की जो भाषा थी पाली ही थी। और देखिए क्या है, इसमें अभिलिखित प्राकृत भी आती है, मतलब इसमें कुछ प्राकृत जो बोली है भाषा है उसके भी अंश हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृत का जो समय है 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व नहीं आएगा, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ये तीनों का काल विभाजन है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि प्रश्न कभी कभी बहुत ही आसान तरीके से पूछा जाता है, बस हमें जानकारी नहीं होने के कारण हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। पाली भाषा के बारे में हम देखते हैं, ये प्राकृत का प्रारंभिक रूप है जिसका समय 500 ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी के प्रारंभ तक माना गया है। इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि जो संस्कृत है उसकी जो उत्पत्ति है प्राकृत से ही हुई है। लेकिन ये जो बात है बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले जो है संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद हमें प्राकृत देखने को मिलती है। तो ये बात जो है बिल्कुल ही गलत है। और देखिए क्या है, प्राकृत भाषा के बारे में हम कुछ पॉइंट देखते हैं। इसे द्वितीय प्राकृत या साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। देखिए प्रथम प्राकृत जो है पाली को कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत जो है प्राकृत को ही कहा जाता है, और तृतीय प्राकृत जो है अपभ्रंश को कहा जाता है। तो ये प्रश्न कभी कभी घुमा के ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम प्राकृत भाषा किसको कहा जाता है, तो पाली को कहा जाता है। द्वितीय जो है प्राकृत को ही कहा जाता है, और तृतीय प्राकृत वह अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है। इसे द्वितीय प्राकृत या और साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। इसका काल प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हो गए थे। अगर हम अपभ्रंश को देखें तो अपभ्रंश क्या है, आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्यिक रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी इसका समय रहा है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत
जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है, प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की जो स्थिति है वह अपभ्रंश को माना जाता है, और इसको कड़ी भी माना जाता है कि मतलब प्राकृत को इसको कड़ी भी माना जाता है। ठीक है, और देखिए क्या है, संस्कृत को भी देख लेते हैं। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं अगर हम देखें, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी तरह से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो देखिए, बौद्ध धर्म विशेषकर महायान तथा जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे गए हैं। अगर आपको पता होगा कि बौद्ध जो है उसमें महायान, हीनयान ये 2 प्रकार की शाखाएं हैं। तो जो महायान शाखा है उसकी जो कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वह संस्कृत में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो समय है वह 500 ईसा पूर्व है। उस समय जो संस्कृत था अपना प्रभुत्व जो था बनाए हुए था। पाली जो थी उसकी शुरुआती अवस्था हमें उस समय देखने को मिलती है। तो संस्कृत का प्रभुत्व उस समय था, इसलिए संस्कृत में भी हमें बुद्ध के कुछ प्रवचन देखने को मिलते हैं। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? तो देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसको आप नोट करने की कोशिश कीजिए। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, तो ये जो है ये बात सही है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। देवनागरी की वर्णमाला का जो वर्णक्रम है बिल्कुल ही वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। और बाकी जो तीसरा पॉइंट है, एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होती है, ये बात भी सही है। और देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, ये बात भी सही है। तो जो केवल दूसरा जो पॉइंट है इसमें गलत है और बाकी सारी बातें जो सही है। देखिए सॉल्यूशन क्या है। देवनागरी लिपि के संदर्भ में देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है, कथन जो है गलत है, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया। लिखावट की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को लिपि कहते हैं। और देखिए क्या है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि जो देवनागरी है इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उन्होंने ही इस भाषा को स्टार्ट किया, इसलिए इसको देवनागरी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका जो इस भाषा को देवनागरी कहते हैं। 2-3 मत हमें देवनागरी के बारे में देखने को मिलते हैं, तो इन मतों से भी प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आपको ये बातें थोड़ी पता होनी चाहिए। और देखिए क्या है, देवनागरी के ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत है कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाला अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित है। नागरी लिपि में अक्षरों के नाम तथा इसके लिखित एवं उच्चारित रूप में विभिन्नता नहीं है। मतलब जिसको हम जैसे लिखते हैं उसको हम वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, हम लिखते कुछ और हैं, हम लिखते हैं नटूरे, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं नेचर। वैसे ही हिंदी में, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो हम लिखते हैं उसको हम वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे कि हमने लिखा नहीं, तो नहीं को हम नहीं पढ़ेंगे, उसको कुछ और नहीं पढ़ेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी में यही फ़र्क हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? ये जो प्रश्न है पूछा जा चुका है PYQ में, और ये जो प्रश्न है PYQ के आधार पर ही लाया हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि जो राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ होगा? 1949 में हमारा जो देश है उसका संविधान लिखा जा चुका था। तो 1949 में, 1968, 1950 और 1955। तो ये आप बताइए कमेंट करके कि ये कब लिखा गया होगा। तो चलिए हम इसका सही उत्तर देखेंगे और जानेंगे कि कब लिखा गया था। देखिए, राजभाषा संकल्प 1968 में पारित हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प 2 होगा, अन्य विकल्प सही नहीं है। तो राजभाषा संकल्प जो था 1968 में पारित हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी हमें देखने को मिला। अगर हम स्पष्टीकरण देखें तो राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार हिंदी के प्रचार एवं
विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघर्ष के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। तो 1968 में जो राजभाषा अधिनियम है उसमें ये सारी बातें की गई है। तो ये जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बनाया जा सकता है। इस बार वैसे भी सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि जो प्रश्न जो है यूनिट 1, यूनिट 9 और यूनिट 10 इन सबसे बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कहानी उपन्यास और ये नाटक और कविताएं इनसे प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन इस बार जब पेपर लीक हुआ तो जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि पेपर यूनिट 1, यूनिट 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है इस बार इसी से सबसे ज़्यादा बनने की संभावना है। देखिए क्या है, कौन अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो तुलसीदास जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं? तुलसीदास तो उत्तर प्रदेश के हैं और ये जो हैं अवधि से ही संबंधित है। और देखिए दूसरे कवि कौन से हैं, बाबा रामचरण दास। तो बाबा रामचरण दास इनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। महाराज रघुराज सिंह इनके बारे में भी आपको नहीं पता होगा। कबीर दास भी जो है उत्तर प्रदेश से हैं। तो अब जो डाउट वाले हैं ये दो हैं, बाबा रामचरण दास और महाराज रघुराज सिंह। तो दो तो क्लियर हो गए और दो का हमें नहीं पता। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। कबीरदास अवधि बोली क्षेत्र के कवि नहीं है। देखिए कबीरदास है तो रहने वाले बनारस के, लेकिन ये अवधि क्षेत्र के नहीं है, इन्होंने अवधि को नहीं अपनाया। तो कबीरदास जो कि देखिए ये मेरा भी गलत हो गया, तो इसके लिए मुझे नहीं पता था कि कबीरदास उत्तर रहेगा, तो ये भी मुझे अभी जानने को मिला। कबीरदास अवधि बोली क्षेत्र के कवि नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट अभी आपको जानने को मिला। कबीर काशी के हैं और वहाँ बनारस की बोली बोली जाती है, जिसे काशिका कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि काशिका जो है कहाँ की बोली को बोला जाता है, तो काशी की बोली को काशिका कहा जाता है। इनकी रचनाओं की भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। कबीर ने सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा को अपने दोहों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि सभी के शब्द देखने को मिलते हैं। मतलब सभी भाषाओं के शब्द जो हैं इनके दोहों में देखने को मिलते हैं, कबीर के दोहों में, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। अन्य विकल्प अगर हम देखें तो तुलसीदास, बाबा रामचरण दास और महाराज रघुराज सिंह अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित कवि हैं। तो देखिए ये आपको एक और पॉइंट जानने को मिला कि ये जो कवि हैं अवधि क्षेत्र से संबंधित हैं। कबीर के कुछ दोहे देखिए। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु रूठे ठौर है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रहे नहीं ठौर। मतलब देखिए जो पंक्तियाँ इसमें क्या कही गई है कि हरि भगवान के रूठने से तो आपको कोई ना कोई आश्रय मिल जाएगा, लेकिन जहाँ गुरु रूठ गए ना तो आपको कोई भी आश्रय नहीं देगा। दूसरे पंक्ति में यह बात स्पष्ट की गई है। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। देखिए कबीर ने जो है सबसे ज़्यादा गुरु की महिमा का बखान किया है। तो अगर कभी भी चीज़ें आ जाए तो आप कबीर के बारे में थोड़ा जान लीजिए, कबीर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तिनका कबहू न नींद ये जो पायन तर ढोए, कबहू उड़ अखियाँ न परे पीर पघनेरी होए। तो ये देखिए पंक्तियाँ जो है पूछी जाती है, सीधे इनसे प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। तो आप इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए और ये याद रखिए कि ये कबीर की है, कहीं आप वहाँ रहीम टिक करके आ जाएं। वहीं देखिए जाति है जिसे काशिका कहा जाता है, इसकी रचनाओं की भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी कहलाती है, क्योंकि इसमें अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द मिले हुए हैं। तो जो कबीर की भाषा है पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कबीर की वाणी को कहते हैं, भाषा को कहते हैं।
निर्गुण काव्य धारा के संत थे। कबीर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कबीर के बारे में प्रश्न जो है पूछा जाता है। निर्गुण काव्य धारा के संत थे। जन्म इनका 1398 में हुआ था। मृत्यु जो था 1519 में हुआ था। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी, यह भी पूछा जाता है। मगहर में हुई थी। इनका जो जन्म था वह कहाँ हुआ था। जन्म के बारे में कोई निश्चित स्थान तो नहीं पता, फिर भी इनको काशी का माना जाता है। मुख्य रचनाएं जो है सबद, रामायणी, बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, अनुराग सागर, अमर मूल, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ज़्यादा तो यह पूछी जाती है कि कबीर की जो रचना है सबद, रामायणी और बीजक, तो यही ज़्यादा पूछी जाती है। अगर देखिए हम बोलियों के क्षेत्र के आधार पर भाषा को बांटें तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि पूर्वी हिंदी उपभाषा की अगर हम बोलियां देखें तो अवधी जो है, अवधी में कौन कौन सी वो देखी जाए। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है, लखनऊ में बोली जाती है, उन्नाव में बोली जाती है, रायबरेली और फैज़ाबाद, इन जगहों पर अवधी बोली जाती है। बघेली जो है कहाँ बोली जाती है, जबलपुर, माड़वा, बालाघाट, इन सब जगहों पे बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी जो है रायपुर, बिलासपुर में बोली जाती है। देखिए बघेली जो है एमपी में बोली जाती है और उसी क्षेत्र को हम बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो बघेलखंड है वो रीवा वाला क्षेत्र, उसको हम बघेलखंड कहते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां देखिए कहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, दिल्ली के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, जैसे कि कौन सा हो गया, मेरठ हो गया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सराहनपुर, ये सारी खड़ी बोली बोली जाती है। हरियाणवी जो है करनाल, रोहतक, अंबाला आदि, ये सारी खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्रज भाषा जो है आगरा में बोली जाती है, मथुरा में बोला जाता है, एटा में बोला जाता है, फर्रुखाबाद आदि में ब्रज भाषा बोली जाती है। कन्नौजी बोली जो है कहाँ बोली जाती है, कानपुर में बोली जाती है, हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली कहाँ बोली जाती है, जैसा कि मैंने आपको बोला एमपी की भाषा है बुंदेली, तो झांसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद, इन सभी जगहों पे बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली इन सभी जगहों पे बोली जाती है। बघेली जो है एमपी में बोली जाती है। ये थोड़ा पॉइंट गलत हो गया। बुंदेली जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद, इन सभी जगहों पे बोली जाती है। राजस्थानी उपभाषा की अगर हम बोलियां देखें तो मेवाती जो बोली है कहाँ बोली जाती है, अलवर में बोली जाती है, भरतपुर में बोली जाती है, गुड़गांव, यहाँ जो बोली जाती है मेवाती बोली जाती है। मालवी जो है मंदसौर, इंदौर, रतलाम, इन सभी जगहों पे मालवी बोली जाती है। जयपुरी, जैसा कि आपको पता होगा राजस्थान में कोटा, बूंदी के ज़िले, जयपुर, इन सभी पे जयपुरी बोली जाती है। मेवाड़ी जो है जोधपुर में बोली जाती है, बीकानेर और जैसलमेर, इन सभी जगहों पे मेवाड़ी बोली जाती है। और देखिए क्या है, बिहारी उपभाषा की अगर हम बोलियों को देखें तो भोजपुरी जौनपुर में बोली जाती है, वाराणसी में बोली जाती है, मिर्ज़ापुर में बोली जाती है, बलिया में बोली जाती है, बस्ती, इन सभी जगहों पे भोजपुरी बोली जाती है। वहीं देखिए मगही जो है पटना, गया, इन दोनों जगहों पे मगही बोली जाती है और मैं भी वहीं उसी क्षेत्र से आता हूँ, गया से, तो मेरे यहाँ भी मगही बोली जाती है। पहाड़ी उपभाषा की अगर हम बोलियां देखें तो पहाड़ी उपभाषा की बोलियां कौन कौन सी है, तो मैथिली है, कुमायूनी जो है उत्तरकाशी में बोली जाती है, नैनीताल में बोली जाती है, अल्मोड़ा में बोली जाती है, पिथौरागढ़, इन सभी जगहों पे कुमायूनी बोली जाती है। गढ़वाली जो कहाँ बोली जाती है, टेहरी में बोली जाती है, गढ़वाल में बोली जाती है, पौड़ी में बोली जाती है, गढ़वाल, दक्षिणी, नैनीताल आदि, इन सभी जगहों पे गढ़वाली बोली जाती है। अगर हम देखें नेपाली क्षेत्र, नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है, तो नेपाल के आसपास वाले क्षेत्रों में ही बोली जाएगी। तो आप देखिए आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन सभी जगहों पे नेपाली बोली जाती है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे यूनिट 1 से, भाषा विज्ञान से। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये सारे तथ्यों को जानकर। और मेरे हिसाब से मुझे जो आशंका लग रही है, इस जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त या सितंबर में, जब भी हमारा एग्ज़ाम हो हिंदी साहित्य वालों का, मुझे आशंका है कि यूनिट 1, यूनिट 5, यूनिट 9, 10, इनसे प्रश्न जो है ज़्यादा बनेंगे। इस बार उपन्यास, नाटक, कहानी और कविता, इनसे जो है थोड़ा कम प्रश्न बनने की संभावना मुझे दिख रही है। तो आप इन सभी पे ज़्यादा फोकस इस बार कर दीजिए। और प्रश्न जो है, एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था OMR सीट पे हुआ था और जो एग्ज़ाम रहा वो ठीक नहीं रहा, इसलिए री एग्ज़ाम हो रहा है।
तो आप तैयारी में जुटे रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़िए। देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, उसमें मैंने आपको रिवीजन पर्पज़ से इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है कि अगर आपने केवल उसको रिवाइज़ कर लिया तो आपका 80% जो सिलेबस है तैयार हो जाएगा। आपको दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साहित्य गुरु के नाम से है और उसका जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हैं कमेंट करके, और आपको सेशन कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी लाइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अच्छा कंटेंट जो है सब जगह नहीं मिल रहा है। और उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, सारी पीडीएफ जितनी भी क्लासेस होगी इस क्लास की भी जो पीडीएफ है आपको मेरे चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और उसके लिए कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में और कुछ नए प्रश्नों के साथ। अब हम केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट में जुड़िएगा ज़रूर और अपने दोस्तों को भी साथ लाइए। धन्यवाद।